तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं यूजी सेमेस्टर 3 के फिलोसफी सब्जेक्ट का। और फिलोसफी सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट का जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तू के कारणता का सिद्धांत, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अरस्तू ने कारणता का सिद्धांत क्या दिया था, ठीक है, तो वो हम लोग चलिए बात करते हैं। पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि कारणता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ठीक है, काउज क्या होता है, कारण क्या चीज़ होता है। तो चलिए देखिए क्या, अरस्तु दर्शन के मूल तत्व को समझने के लिए इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर दर्शन शास्त्र के बारे में जानना है तो इसके क्या क्या सिद्धांत होता है वो चीज़ हमें जानना चाहिए। अरस्तु की कारणता विषय अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, आधुनिक युग के विचारक उसे विशेष महत्व नहीं देते, क्योंकि जो अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया था कारणता का सिद्धांत, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, ढेर पुराने समय में यह सिद्धांत दिया गया था। तो आज के समय में उतना दार्शनिक उसके उसके सिद्धांत को उतना वैल्यू देते नहीं, उसे उतना महत्व देते नहीं है। ठीक है, तो उसने कारणता का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया था। किसी वस्तु के कारण के अंतर्गत वे सभी तत्व सम्मिलित होते हो जाते हैं जो उसके अस्तित्व की व्याख्या के लिए आवश्यक और पर्याप्त दोनों है। ठीक है, अरस्तु ने जो बताया था कि किसी वस्तु के बारे में बताया था कि अगर वह वस्तु जो होता है इसमें अस्तित्व में आया कैसे, कैसे बना, कैसे बनने के पीछे क्या लॉजिक रहा था, यानी कि कोई वस्तु बना कैसे था, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा था, उसके बारे में बताया था। ठीक है, अरस्तु ने कारणता में कुछ ऐसे कारकों को सम्मिलित कर लिया है जिसे आधुनिक युग में स्वीकार नहीं किया गया। तो अरस्तु ने कुछ ऐसे भी बातें हैं कि कोई वस्तु बना कैसे है, उसमें कुछ कुछ बातें ऐसे भी बताए हैं जो कि अभी के समय में जो दर्शन शास्त्री हैं वे उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, उससे कुछ अलग था। तो आगे देखिए कि कारणता के इस व्यापक अर्थ में 4 प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कारणता में 4 प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए एक एक करके चारों कारण को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कारण यहाँ पे बात कर रहा है कि उपादान कारण, उपादान कारण। ठीक है, मेटेरियल कॉज, नाम से पता चल रहा है मेटेरियल यानी कि वस्तु का बात कर, हम इसमें देखेंगे कि कोई वस्तु का बात करेगा। ठीक है, तो देखिए इसे इसे भौतिक कारण भी कहा जाता है। भौतिक कारण, अब उपादान या भौतिक कारण से तात्पर्य किसी वस्तु की रचना के लिए प्रयुक्त उपादान सामग्री से। देखिए उपादान का अर्थ यहाँ पे सामग्री बता रहा है, यानी सामग्री कहना ये चाह रहा है कि वह कोई भी वस्तु जब बनता है तो क्या चीज़ से बना है, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसे यह उपादान कारण कहता है। जैसे घट और पट, वस्त्र की रचना के लिए प्रयुक्त मिट्टी और तंतु को क्रमशः घट और पट का उपादान कारण कहा गया। अर्थों ने भौतिक कारण का प्रयोग उसने प्रचलित अर्थ से भिन्न एवं व्यापक विस्तृत अर्थ में किया। तो चलिए पूरा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये बात कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि कोई भी वस्तु बनता है तो उसके बनने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। मान के चलिए कि कोई अगर एक आदमी है वो टेबल बना रहा है। ठीक है, एक टेबल बना रहा है, एक कारपेंटर होता है वो टेबल बना रहा है, ये घर टाइप का दिख रहा है तो ये टेबल बना रहा है, मान के चलिए ये टेबल है। तो कारपेंटर जब टेबल बनाता है तो टेबल बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। ठीक है, तो लकड़ी चाहिए ना, तो ये लकड़ी हो गया उपादान कारण। तो मान के चलिए एक क्या होता है, एक कुम्हार है और कुम्हार बना रहा है घड़ा। ठीक है, कुम्हार बना रहा है घड़ा, तो घड़ा के लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी जो जो सामग्री हो गया ये हो गया उपादान कारण, यानी कि इस तरह से समझ में ये चीज़ आया कि कोई भी वस्तु बनने के लिए जो सामग्री चाहिए वो होता है उपादान कारण में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार को देखते हैं। आगे देखिए निर्मित कारण, निर्मित कारण है, इसके अंतर्गत वह कारण आता है जो वस्तु में गति या परिवर्तन उत्पन्न करता है। देखिए नाम से पता चले गति या परिवर्तन लाता है। अर्थों ने गति का प्रयोग भी बहुत विस्तृत अर्थ में किया है। इसमें घट के रूप में मिट्टी के रूपांतरण से लेकर किसी हरी पत्ती का हरे रंग से पीले रंग में परिवर्तन तक का सम्मिलित किया है। तो कोई इस बार इसमें क्या कहना चाह रहा है अरस्तु कि देखिए अगर मान के चलिए कि एक टेबल, हमने पहले बताया कि ये टेबल है, एक टेबल बन रहा है, तो टेबल बना रहा है कारपेंटर, एक टेबल बना रहा है। तो टेबल में कारपेंटर जो होता है, ये कारपेंटर छोड़िए, इसको बढ़ई है ना, बढ़ई बनाता है। ठीक है, बढ़ई बनाता है ना टेबल को। तो टेबल को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा जो मेहनत होता है वो बढ़ई का होता है। तो बढ़ई इसमें निर्मित कारण हो गया, यानी कि जो आदमी उसको बनाता है, जिसका उसमें मेहनत लगा हुआ रहता है, वो होता है निर्मित कारण। ये तो ये भी समझ सकते हैं कि जैसे घड़ा बनाता है कुम्हार, घड़ा बनाता है ना कुम्हार, तो ये जो कुम्हार का मेहनत लगता है इसमें, तो ये कुम्हार हो गया निर्मित कारण। तो बनाने में जो आदमी रहता है वो होता है निर्मित कारण। ठीक है, और इसके अलावा उसको निर्मित कारण उसका डिजाइन बनाता है कि घड़ा का होना कैसा चाहिए, उसमें अलग अलग टाइप का रंग देते हैं। ठीक है, डिजाइन वगैरह सारा चीज़
वो होता है उसमें मेहनत तो कुम्हार का रहता, तो ये कुम्हार हो गया निर्मित कारण। ठीक है, अगला बात देखते हैं आकारिक कारण। आकारिक कारण देखिए, अरस्तु ने निर्मित कारण के अतिरिक्त आकारिक कारण को भी स्वीकार किया। आकारिक देखिए आकार का बात कर रहा है कि जब भी हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में सोचना पड़ता है कि हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, जबकि जब जब कारपेंटर टेबल को बनाता है तो टेबल को बनाने से पहले वो पहले सोच लेता है कि उसमें पैर ऐसे लगेगा, टेबल का लंबाई इतना होना चाहिए, चौड़ाई इतना होना चाहिए, तो पहले वो दिमाग में सोच लेता है, माइंड में क्या करता है, सोचता है। तो यानी कि जो जो सोचना, माइंड में उसका आकार के बारे में सोच लेना, यही आकारक कारण होता है। या फिर ये तो होता है, ये भी सकता है कि कुम्हार जैसे कि घड़ा बना रहा है, ठीक है, घड़ा बना रहा है कुम्हार, तो कुम्हार ये डिसाइड कर लेता है कि घड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, घड़ा का रंग कैसा रखेंगे, घड़ा का जो मुंह होगा वो कितना बड़ा होगा, इसका बॉडी कितना बड़ा होगा, तो पहले वो डिसाइड सोच लेता है माइंड में, फिर वो उसे बनाना शुरू करता है। तो ये जो सोचता है दिमाग में कारण उसके आकार के बारे में, यही चीज़ होता है आकारिक कारण में। ठीक है, ये लिटरेचर आप लोग देख के लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं चौथे कारण में। चौथे कारण क्या कह रहा है कि प्रयोजन मूलक कारण। अभी तक हमने जितना भी 3 स्टेप पढ़ा है, तीनों में हमने एक एक करके देख लिया। आज इसमें बात करेंगे इस पॉइंट में, इसके अंतर्गत कर्ता का वह प्रयोजन सम्मिलित है जिसमें प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जुलाहा पट वस्त्र का निर्माण करता है अथवा बढ़ई मेज का रचना करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य पूर्ण पट अथवा पूर्ण मेज का निर्माण करना होता है। इस पर स्पष्ट है कि अरस्तु का अंतिम कारण वह प्रयोजन है जिसमें कोई कार्य किया जाता है और उससे वस्तु के है जिसके निर्माण किया जाता है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि जब कुम्हार या फिर कोई भी टेबल वाला कुम्हार, मान के चलिए कुम्हार लेते हैं, जो कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो सबसे पहले जो ऊपर में जितना पॉइंट हमने बताया, तो पहले पॉइंट में बताया कि उसमें चाहिए मिट्टी लेता है, मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए लेता है, फिर उसका आकार देता है, फिर दिमाग में सोचता है। तो ये सारा चीज़ का मकसद क्या है, लास्ट में मकसद क्या है, घड़ा बनाना। तो ये मकसद जो है, जो पूरी तरह से घड़ा तैयार हो गया, ये प्रयोजन मूलक कारक होता है, यानी कि पूरी तरह से तैयार हो जाना। टेबल बनाने वाला क्या किया, टेबल बना दिया, ठीक है, टेबल जब बन गया तो ये टेबल यही है प्रयोजन मूलक कारण, लेकिन आखिर में जो बन के पूरी तरह से तैयार हो जाना, वही प्रयोजन मूलक कारण में अंतर्गत में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट हो गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है दूसरे शब्दों में निर्मित कारण की शक्ति से परिवर्तित होकर आकारिक कारण की अवस्था आती है, यानी कि सबसे निर्मित कारण से बाद धीरे धीरे आकार वाला कारण में आता है, फिर अंत में क्या होता है, अंतिम कारण ही संभूति का प्रयोजन है। आखिर में पूरी तरह से वो वस्तु जो हम बना रहे हैं वो बन के तैयार हो जाता है। तो यही वस्तु का अंतिम लक्ष्य है, यानी कि मेन मकसद तो यही होता है। अगर वो किसान उतना मेहनत कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, घड़ा बनाना ही होता है। जो कारपेंटर इतना मेहनत कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, टेबल बनाना होगा। तो आखिर में जो उसका मकसद होता है टेबल बनाना। ठीक है, तो सभी वस्तु अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील और गतिशील है, यानी कि उसका मकसद है कि जो वस्तु बनाना है तो चाहे उसे दिमाग लगाना पड़े, चाहे मिट्टी लगाना पड़े, चाहे कुछ भी लगाना पड़े, मकसद क्या है, बनाना, वस्तु को पूरी तरह से तैयार करना। यह परिवर्तन प्रयोजन मूलक अंतिम कारण की प्रेरणा से ही संभव होता है। उदाहरण के लिए पूर्वोक्त उदाहरण में मेज का निर्मित कारण बढ़ई है, किंतु बढ़ई का लक्ष्य उसका सभी क्रियाओं को संचालित करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग का ये पूरा आंसर अब यहाँ तक हो गया है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन का आंसर को लेकर। तो चलिए